वेलकम ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल के बारे में काफी डिटेल में। आप में से कई सारे बच्चों ने कमेंट किया था कि एसएससी सीजीएल को लेकर एक डिटेल वीडियो बनाया जाए, क्योंकि इसकी प्रोसीजर में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 और कुछ पोस्ट के लिए टीयर 4 होता है। तो आज की इस वीडियो में आप पूरी जानकारी और अच्छे से चीजें समझ जाएंगे कि क्या क्या इसकी प्रोसेस होती है, इसका सिस्टम क्या होता है। तो आज मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूं वो जल्दी से लिस्ट में बता देता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे एसएससी क्या होता है, व्हाट इज एसएससी। फिर हम बात करेंगे एसएससी के एग्जाम कैलेंडर की। फिर बात करेंगे व्हाट इज एसएससी सीजीएल, क्योंकि कई सारी पोस्ट होती हैं पर हम एसएससी सीजीएल एग्जाम के बारे में स्पेसिफिक बात करेंगे। एसएससी सीजीएल के अंतर्गत कौन कौन सी पोस्ट आती है, उनके लिए क्या एज रिक्वायरमेंट है, क्वालिफिकेशन, फीस, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, जैसा मैंने कहा टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 एंड टीयर 4। अब टीयर 4 में कुछ पोस्ट के लिए आपको कॉल किया जाएगा, अदरवाइज डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो इसके बारे में काफी अच्छे से आपको बताऊंगा कि क्या सिस्टम रहेगा। फिर हम बात करेंगे डिटेल्ड सिलेबस के बारे में, सारे सब्जेक्ट्स में क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, नेगेटिव मार्किंग का क्या सिस्टम होता है, स्किल टेस्ट और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, इसके लिए कौन कौन सी पोस्ट होती है और इसमें क्या क्या चीजें मांगी जाती है और आपको क्या करना होता है बेसिकली, वो मैं आपको बताऊंगा। फिर कट ऑफ, हम लास्ट ईयर के कट ऑफ पर डिस्कस करेंगे। सैलरी क्या होती है, ग्रेड वाइज मैं आपको बताऊंगा। जो ग्रेड पे होते हैं लाइक 4800, 4600, तो किस ग्रेड पे के अंतर्गत लगभग कितनी सैलरी बनती है वो मैं आपको बताऊंगा। फिर हम फिजिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में बात करेंगे, कौन कौन सी पोस्ट है जिसके लिए फिजिकल रिक्वायरमेंट भी मांगी जाती है, एंड एट द लास्ट इंटरव्यू के बारे में बताऊंगा मैं। तो इतनी सारे पॉइंट्स में हम आज डिटेल में बात करेंगे और आप सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा पॉइंट है व्हाट इज एसएससी। एसएससी क्या होता है? एसएससी का फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं कर्मचारी चयन आयोग। यूपीएससी के बाद केंद्र सरकार, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसमें जितनी भी पोस्ट होती हैं ग्रेड बी और ग्रेड सी लेवल की, इन सभी को रिक्रूट करने का काम एसएससी करता है। एसएससी बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था है जो रिक्रूटमेंट रिलेटेड पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है इन सारी पोस्ट की, और इसीलिए इसे मिनी आईएएस एग्जाम भी बोला जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत जो वैकेंसीज होती हैं, जो पोस्ट होती हैं, वो बहुत ही रेप्यूटेड और काफी अच्छी होती हैं, जो आगे आप जान जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं एसएससी के एग्जाम कैलेंडर के बारे में। तो आप यहां देख सकते हैं एसएससी का एग्जाम कैलेंडर। हर साल एसएससी अपनी वेबसाइट पर अप टू डेट एक कैलेंडर लॉन्च करता है और उसमें आपको बताता है कि कौन से एग्जाम का प्री, मेंस, डिस्क्रिप्टिव या जो भी उसके पेपर 1, पेपर 2 कब होने वाले हैं, उन सबकी डेट्स आपको वहां पे मिलती है। बेसिकली एसएससी साल में 4 से 5 बड़े एग्जाम्स लेता है, जैसे पहला एसएससी सीजीएल होता है, दूसरा एसएससी सीएचएसएल होता है, फिर मल्टीटास्किंग का एक एग्जाम होता है, सीपीओ, दिल्ली पुलिस, एसआई और अलग अलग पोस्ट के होते हैं पुलिस के अंतर्गत, और इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, टेक्निकल भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। तो ये बड़े बड़े एग्जाम्स एसएससी साल में एक बार लेता है। इसका आपको जो कैलेंडर है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर सकते हैं, या एसएससी की वेबसाइट पे जाके भी आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम मेन पॉइंट पर आते हैं कि एसएससी सीजीएल क्या है। एसएससी सीजीएल मतलब कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन सिर्फ ग्रेजुएशन होती है, किसी भी सब्जेक्ट से हो, कोई परसेंटेज की लिमिट नहीं होती है, और इसके अंतर्गत बहुत बड़े बड़े पद जो हैं हमारे यूपीएससी के बाद जितने बड़े सेंट्रल गवर्नमेंट के पद बचते हैं वो सारे एसएससी सीजीएल के अंतर्गत आते हैं। तो मैं आपको जल्दी से सारी पोस्ट और उनकी लिस्ट बता देता हूं। इसको आप थोड़ा ध्यान से वीडियो को पॉज करके आप इनको अच्छे से स्टडी करिएगा। जैसे फर्स्ट चार्ट आप यहां पे देख सकते हैं, आपको नेम ऑफ पोस्ट दिखाई देगा, ये किस मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट या ऑफिस के अंतर्गत आता है, क्लासिफिकेशन ग्रेड बी, ग्रेड सी किस ग्रेड के अंतर्गत है, ग्रेड पे क्या है, और आप सभी पोस्ट का अलग अलग एज भी देख पाएंगे। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये लास्ट 2018 का जो नोटिफिकेशन था, तो लास्ट 2018 में टोटल 33 पोस्ट, 33 प्रकार की पोस्ट के लिए एसएससी सीजीएल कंडक्ट किया गया था। कभी कभी कम ज्यादा वैकेंसीज होती रहती हैं, बट लास्ट टाइम की 33 पोस्ट की लिस्ट है। तो आप वीडियो को रोककर अच्छे से स्टडी कर लीजिए कि आप किस एग्जाम को, किस पोस्ट को टारगेट कर रहे हैं और उसके लिए क्या सैलरी रहेगी, एज की रिक्वायरमेंट क्या है, सारी चीजें। बाकी आगे हम एग्जाम प्रोसीजर और सारी चीजों की बात करने वाले हैं। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं एज क्या रहेगी इसके लिए। तो देखिए, जैसा मैंने आपको लिस्ट में बताया, आप इंडिविजुअली हर पोस्ट के आगे देख सकते हैं कि मिनिमम और मैक्सिमम एज क्या होती है। कुछ पोस्ट की मिनिमम 18 ईयर्स है, कुछ के लिए 21 ईयर्स है,
और मैक्सिमम जो एज है 30 ईयर्स है, कुछ के लिए 28 ईयर्स भी है। तो आप चार्ट में अच्छे से देख पाएंगे। पर यहाँ पे एक कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी पोस्ट हो, SC ST के लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, OBC के लिए 3 ईयर्स का है, PWD के लिए 10 ईयर्स का है, PWD कैंडिडेट जो OBC कैटेगरी से हैं उनके लिए 13 ईयर्स का है, और PWD जो SC ST के लिए हैं उनके लिए 15 ईयर्स का है, बाकी एक्स सर्विसमैन। और काफी सारा इसका लंबा प्रोविजन होता है। यदि आप इनके अलावा भी कोई इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो लास्ट ईयर का जो नोटिफिकेशन था उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप डाउनलोड करके और डिटेल में देख सकते हैं कि किस कैटेगरी के लिए या किस पोस्ट के लिए किस टाइप का एज रिलैक्सेशन होता है। नेक्स्ट हम बात कर लें क्वालिफिकेशन के बारे में। तो देखिए, एक ओवरऑल हम बात कर रहे हैं जनरल, जो किसी भी एग्जाम किसी भी क्वालिफिकेशन वाला बच्चा जिस एग्जाम को दे सकता है। तो इसके लिए मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो सिर्फ ग्रेजुएशन होती है। आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, कितना भी परसेंटेज हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसकी कोई यहाँ पे मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बाकी कुछ इसमें स्पेशल पोस्ट है, जैसे जो स्टैटिस्टिकल ऑफिसर होते हैं या JSO जिसको हम बोलते हैं, उनके लिए कुछ अलग रिक्वायरमेंट होती है, बाकी ऐसी पोस्ट बहुत कम होती है। जनरल यदि हम देखें तो कॉमन जितनी सारी पोस्ट है उनके लिए सिर्फ ग्रेजुएशन, किसी भी सब्जेक्ट से कितने भी परसेंटेज हो सकते हैं, तो आप दे सकते हैं। फाइनल ईयर रनिंग जो स्टूडेंट्स हैं वो भी दे सकते हैं, पर जब नोटिफिकेशन आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि जो एक स्पेसिफिक डेट SSC देता है कि इस डेट के पहले यदि आपका एग्जाम हो चुका है या रिजल्ट आ गया है तो आप उसके बाद इसको अप्लाई कर सकते हैं, और यदि एग्जाम नहीं हुआ है तो फिर आप नहीं दे पाएंगे, बाकी वो नोटिफिकेशन आने पर ही क्लियर हो पाएगा। नेक्स्ट, इसके लिए फीस क्या रहती है। तो जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे SSC की वेबसाइट पर जाकर, तो इसके लिए SSC की फीस CGL की या बाकी सारे एग्जाम्स की भी केवल 100 रुपीज होती है, वो भी सिर्फ जनरल और OBC स्टूडेंट्स के लिए। अब इसके अलावा जितनी भी वुमेन्स हैं, गर्ल्स हैं, महिलाएं और लड़कियों के लिए किसी भी कैटेगरी की हो कोई चार्जेस नहीं होता है, और SC ST कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं होता है। मतलब OBC के मेल और जनरल के जो मेल हैं इनके अलावा किसी के लिए कोई चार्जेस नहीं होते, सबके लिए आप ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। कोई भी इस एग्जाम का फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात हम करते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। इसकी टोटल जो एग्जाम की प्रोसेस है, एग्जाम की जो स्कीम है वो 4 फेज में कंप्लीट होती है। सबसे फर्स्ट होता है Tier 1 जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, ऑनलाइन रहेगा। 2017 के पहले तक SSC ऑफलाइन हुआ करता था, उसके बाद ऑनलाइन हो चुका है। तो फर्स्ट और सेकंड जो टीयर होता है, Tier 1 Tier 2 ऑनलाइन टेस्ट होंगे, कंप्यूटर पे होंगे। Tier 3 जो है वो डिस्क्रिप्टिव होता है, जो पेन एंड पेपर से आपको देना होता है, इसके बारे में आगे बताने वाला हूं। और Tier 4 होता है जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट और स्किल टेस्ट का होता है, जो कुछ ही पोस्ट के लिए होता है। बाकी Tier 1 Tier 2 Tier 3 सभी के लिए कंपलसरी होता है। उसके बाद कुछ लोग स्किल टेस्ट के लिए चले जाते हैं, कुछ लोग सीधे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए चले जाते हैं। तो ऐसी कौन कौन सी पोस्ट है वो एंड में मैं आपको बताऊंगा। अब हम 1 बाय 1 बात करते हैं। सबसे पहले Tier 1 की कि इसमें क्या क्या रहेगा, नेगेटिव मार्किंग, क्वालिफाई जो होता है, सेक्शनल कट ऑफ, इन सब चीजों के बारे में। तो देखिए, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं टोटल 4 सब्जेक्ट्स रहेंगे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 क्वेश्चंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश, मतलब मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, इनके टोटल 25 क्वेश्चंस रहेंगे। सभी के 50 मार्क्स रहेंगे, मतलब हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। और इसके लिए आपको ऑनलाइन जो टाइम मिलना है वो टोटल 60 मिनट्स का मिलना है। तो ये रहता है। बाकी इसमें सेक्शनल कट ऑफ जो है वो SSC डिसाइड करता है, ओवरऑल कट ऑफ भी SSC डिसाइड करता है। तो ये हम पहले से ऐसा स्पेसिफिक नहीं होता है कि क्या यहाँ पर रहेगा, ये सब SSC पर डिपेंड करता है। तो आपको ये क्लियर करना है। यहाँ पे एक बात और मैं बता दूं कि Tier 1 जो है क्वालिफाइंग नहीं होता है। 1, 2 एंड 3 जो तीनों एग्जाम्स हैं सभी के मार्क्स जुड़ते हैं और एक कंबाइंड लिस्ट बनती है। इसलिए आपको शुरू से ही Tier 1 से ही आपको अच्छे मार्क्स लाने होंगे यदि आप एक अच्छी पोस्ट या अच्छे मार्क्स लास्ट में लाना चाहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में, फिर इसके बाद हम मेंस पे बात करेंगे। सो देखिए, प्री में हमारे पास 4 सब्जेक्ट होते हैं, आप डिटेल में यहाँ पे देख सकते हो। जैसे सबसे फर्स्ट है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। तो इसमें क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं आपको इमेज यहाँ पे दिख जाएगी। आप वीडियो को रोक कर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आराम से इसको पढ़ सकते हैं। सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पे दिखेंगे। फिर हम बात करें जनरल अवेयरनेस के बारे में। तो देखिए, जनरल अवेयरनेस में यहाँ पे आपको सजेस्ट किया जाता है कि लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स आप पढ़ें। इसके अलावा आपको हिस्ट्री, कल्चरल, ज्योग्राफी, इकोनॉमी,
सीन जो होता है जनरल पॉलिसी साइंटिफिक, मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब टॉपिक्स भी, ये सारे सब्जेक्ट्स भी आते हैं, पर इनका एक बेसिक जो एस्थेटिक पार्ट होता है वो आपसे पूछा जाता है, काफी डिटेल में नहीं, बाकी एक जो बेसिक कॉमन चीजें वो आपको इन सब के बारे में पता होनी चाहिए, प्लस करंट अफेयर्स। इसके बाद बात करें हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैथ्स में भी लगभग सारे टॉपिक्स हो जाते हैं और मैथ्स से रिलेटेड मैंने कई सारे वीडियोस अभी तक अपलोड किए हैं, आप उन सब की लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं या सिंपल विनर्स की चैनल पे जाके आप काफी सारे टॉपिक मुझसे पढ़ सकते हैं, मैंने मैथ्स के कई सारे टॉपिक पढ़ाए हैं। लास्ट हम बात करें फोर्थ सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, तो इसमें बेसिकली आपका राइटिंग एबिलिटी देखी जाती है, प्लस आपका जो ग्रामेटिकल जो पोर्शन होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, मतलब ग्रामर के सारे क्वेश्चंस और फिल इन द ब्लैंक्स, इस टाइप के एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ये सारी चीजें यहां पर पूछी जाती हैं। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं मेंस के बारे में कि मेंस में क्या पैटर्न होता है और उसका सिलेबस क्या होता है। सो देखिए, मेंस में टोटल 4 पेपर्स होते हैं, इसमें 2 पेपर सभी के लिए कंपलसरी होते हैं और 2 केवल ऑप्शनल होते हैं, केवल उन लोगों के लिए जो स्पेसिफिक किसी अदर पोस्ट के अप्लाई करते हैं। सो सबसे पहले कॉमन जो सभी को देना है उन दोनों के बारे में बात करते हैं। पहला आपका रहेगा मैथ्स का, जिसमें 100 क्वेश्चंस रहेंगे लेकिन मार्क्स 200 रहेंगे, ये 120 मिनट का रहेगा, मतलब 2 घंटे का पेपर रहेगा। फिर सेकंड आपका पेपर होगा इंग्लिश लैंग्वेज का एंड कॉम्प्रिहेंशन, इसमें 200 क्वेश्चन होंगे और इसके लिए आपको टोटल 200 मार्क्स मिलेंगे। इसके लिए भी आपको 2 घंटे का टाइम यहाँ पे मिलता है। ये 2 पेपर सभी के लिए कॉमन है। तो हम पहले, इसके बाद 2 और पेपर होते हैं, यदि किसी ने JSO मतलब स्टैटिस्टिक्स की किसी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो उनका एक सेपरेट पेपर होगा, और फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स जो अकाउंटिंग या अकाउंटेंट रिलेटेड पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं उनके लिए जनरल स्टडीज, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स का अलग पेपर होता है, बट ये केवल उन्हीं पोस्ट के लिए होता है। कॉमन केवल 2 ही पेपर होते हैं, मैथ्स और इंग्लिश के। अब मैथ्स और इंग्लिश का जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सेम होता है, जो प्री में आता है वही मेंस में आएगा, पर मेंस में थोड़ा सा इनका क्वेश्चंस का लेवल बढ़ जाता है। तो मैं आपको फिर से यहाँ पे लिस्ट दिखा देता हूँ, आप यहाँ से अच्छे से देख लीजिए, टॉपिक ऑलमोस्ट सेम है, बस यहाँ पे मेन डिफरेंस आता है लेवल का। इसके बाद हम देखें इंग्लिश, तो इंग्लिश भी सेम रहेगा यहाँ पे। सो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने बात करी टियर 1 और टियर 2 के डिटेल सिलेबस के बारे में और सब्जेक्ट्स के बारे में। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें और कर लें, जैसे नेगेटिव मार्किंग। सो प्री में आपकी जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो 0.50 की होती है, आप यहाँ देख सकते हैं, मतलब हर क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होता है और उस पर 0.50 की मार्किंग होगी नेगेटिव, मतलब ऑलमोस्ट 1/4 नेगेटिव मार्किंग ही है। मेन्स में भी सेम रहता है, पर इंग्लिश में 0.25 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। इसके अलावा मैथ्स और बाकी 2 पेपर्स में 0.50 की मार्किंग होती है। पेपर 1 और 2 सभी के लिए कंपलसरी होता है मेंस में, लेकिन पेपर 3 केवल उन्हीं के लिए रहेगा जिन्होंने JSO जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए अप्लाई किया है, और इसके लिए स्पेशल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी मांगी जाती है, तभी आप इसका एग्जाम दे सकते हैं। और पेपर 4 जो है, जैसा मैंने आपको बताया, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स का पेपर होता है, ये केवल उन्हीं के लिए रहेगा जो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर के लिए प्रेफरेंस देते हैं, बाकी लोगों के लिए ये पेपर्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं स्कीम नंबर 3, मतलब जो हमारा टियर 3 होता है, जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है। सो देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं डिस्क्रिप्टिव पेपर जो है वो टोटल पेन इन पेपर मोड का रहेगा। इसके टोटल 100 मार्क्स रहेंगे और ये हिंदी या इंग्लिश 2 ऑप्शन आपके पास रहेंगे। आप हिंदी में भी दे सकते हैं, इंग्लिश में भी दे सकते हैं, इसको आपको पूरा लिखना होगा। टोटल 1 घंटे का टाइम आपको इसके लिए मिलता है। इसमें क्या क्या रहेगा, तो इसमें एसे राइटिंग मतलब निबंध रहता है, प्रेसिज राइटिंग, शॉर्ट में आपको प्रेसिज राइटिंग करनी होती है, एप्लीकेशन राइटिंग होता है, तो वो आपको वहीं पर बताया जाता है, आपको लिखना रहेगा रिटन में सारा विद पेन एंड पेपर। 100 मार्क्स का ये रहेगा और ये भी सभी पोस्ट के लिए कंपलसरी होता है। सो टियर 1, टियर 2, टियर 3 ये सभी एग्जाम सभी के लिए कंपलसरी होते हैं। यहां से फिर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है और कुछ जो पोस्ट आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे 2 और अलग एग्जाम्स होते हैं, पर वो सभी के लिए नहीं होते हैं। यहाँ से 3 चीजें होती हैं, या तो आपने टियर 1, टियर 2 और टियर 3 क्वालिफाई कर लिया है तो आपको डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, या आपका एक फिजिकल टेस्ट होगा उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, या एक स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट होता है उसके लिए आपको बुलाया जा सकता है। तो अब मैं आपको ये बता दूं कि इसके लिए किन किन कैंडिडेट्स को या किस पोस्ट के लिए इन एग्जाम्स के लिए बुलाया जाता है, फिजिकल स्टैंडर्ड जो है किन पोस्ट के लिए होता है। तो आप समझ ही गए होंगे, टियर 4 सभी के लिए कंपलसरी नहीं होता है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। सो देखिए,
हमने बात करी अभी टीयर 1, 2, 3 की, तो आप यहाँ देख सकते हैं टीयर 4 में 2 टेस्ट होते हैं बेसिकली। एक कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है और एक डेटा एंट्री स्किल टेस्ट होता है जिसे DEST शॉर्ट में बोलते हैं, और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट जिसे CPT बोलते हैं। आप यहाँ पढ़ सकते हैं, इफ अ कैंडिडेट डज नॉट अपीयर इन स्किल टेस्ट और फेल्स टू क्वालिफाई द स्किल टेस्ट, ही और शी will not be eligible for the post where CPT, DEST are required। इसमें अपियर होना कंपलसरी है, इसमें कोई मार्क्स नहीं होते, केवल क्वालिफाइंग नेचर की एग्जाम्स है। बट आपने जिन पोस्ट के लिए अप्लाई करा है, यदि वो इस कैटेगरी में आते हैं टाइपिंग टेस्ट और कंप्यूटर टेस्ट के, तो आपको देना ही होगा। आगे मैं आपको बता देता हूं डेटा एंट्री टेस्ट के बारे में। सो देखिए, ये किस पोस्ट के लिए होता है? ये होता है फॉर द पोस्ट ऑफ टैक्स असिस्टेंट। अब ये टैक्स असिस्टेंट किस किस में? सो सेंट्रल एक्साइज एंड इनकम टैक्स डेटा। अब यहां पर डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट जो है वो 8000 की डिप्रेशन पर आवर ऑन कंप्यूटर होता है। ये अगेन कंप्यूटर पर रहेगा। अब यहां पे कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि 8000 की डिप्रेशन पर आवर मतलब क्या होता है। तो इसको आसान भाषा में कहें तो आपको 1 घंटे में ऑलमोस्ट 8000 की प्रेस करना है, मतलब 8000 बार कीज दब जानी चाहिए 1 घंटे में। और ये केवल 15 मिनट का टेस्ट होगा, मतलब आपका 2000 की डिप्रेशन आपको करके बताना है वहां पे। और यदि हम इसको कन्वर्ट करें, हमें जनरली वर्ड्स पर मिनट की आदत है, तो यदि हम इसको की डिप्रेशन को वर्ड्स पर मिनट में कन्वर्ट करें तो अराउंड 25 वर्ड्स पर मिनट होता है। थोड़ा ये वेरी कर सकता है, हिंदी और इंग्लिश अलग अलग, बाकी अराउंड 25 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड यहाँ पे मांगी जाती है, जो अल्टीमेटली डिप्रेशन पर मिनट बनता है। तो जो टैक्स असिस्टेंट के लिए है उनका डेटा एंट्री टेस्ट होना है। इसके बाद सेकंड होता है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। इसमें 3 टाइप की चीजें आपकी चेक की जाएंगी, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट जिसे हम एक्सेल बोलते हैं, एंड जनरेशन ऑफ स्लाइड्स, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो होता है। ये तीनों चीजों को आपको ऑपरेट करके बताना है। ये किन किन पोस्ट के लिए होना है तो आप पढ़िए, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ऑफ CSS, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ME मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, असिस्टेंट इन सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, एंड असिस्टेंट GSI इन द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। तो इन पोस्ट का यदि प्रेफरेंस आपका है तो इनके लिए आपका CPT होगा वहां पर। यहां पे आप एक और चीज पढ़ लीजिए, नो एग्जेम्पशन फ्रॉम CPT इज अलाउड फॉर एनी कैटेगरी ऑफ PW कैंडिडेट। मतलब आप यदि PW कैंडिडेट्स भले हो पर आपको ये एग्जाम क्वालिफाई करना ही होगा। और CPT विल नॉट बी क्वालिफाइंग नेचर, विल बी ऑफ क्वालिफाइंग नेचर, मतलब ये भी क्वालिफाइंग ही रहेगा। तो डेटा एंट्री और CPT ये दोनों क्वालिफाइंग एग्जाम्स हैं, सिर्फ क्वालिफाई करना है, इनके मार्क्स ऐड नहीं होते हैं। चलिए, अब हमने यहां तक सारी बातें कर ली। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में कि इसका कट ऑफ क्या जाता है। तो मैं आपको एक पूरी लिस्ट दिखा देता हूं काफी डिटेल में, पर कट ऑफ के पहले हम फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात कर लें, फिर कट ऑफ की बात करते हैं। तो यहां पे कुछ ऐसी पोस्ट है जिनमें फिजिकल टेस्ट अलग से होगा। आप फिर से यहां पे देखिए, फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर, सेंट्रल एक्साइज एग्जामिनर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, इंस्पेक्टर ऑफ सब इंस्पेक्टर इन CBN। इन पोस्ट के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं। मेल कैंडिडेट्स के लिए आप हाइट देख सकते हैं और फिजिकल टेस्ट होगा वॉकिंग का और साइकिलिंग का। इसके बाद आप यदि फीमेल कैंडिडेट है उसके लिए हाइट की और वेट की क्या रिक्वायरमेंट है वो आप देख लीजिए, एंड वॉकिंग और साइकिलिंग की क्या रिक्वायरमेंट है वो। इसके अलावा यदि फिजिकल स्टैंडर्ड्स फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो आप हाइट देख सकते हैं मेन और वुमेन की। इसके अलावा चेस्ट यहाँ पे रहेगा, और विजन आपके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, चश्मा यदि लगा है तो कितने पॉइंट तक का होना चाहिए वो आप यहाँ देख सकते हैं। एंड लास्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसके लिए हाइट, चेस्ट और विजन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मिनिमम उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है। चलिए, अब हम बात कर ले फाइनल कट ऑफ के बारे में। तो मैं आपको एक लिस्ट दिखा देता हूं और कुछ अच्छे फैक्ट्स बता देता हूं। देखिए, 2016, 17 और 18 के जो नोटिफिकेशंस थे और जो SSC CGL के एग्जाम्स हुए हैं, आपको जानकर आश्चर्य होगा 2017 में 38 लाख लोगों ने अप्लाई किया था। अपीयर केवल 14 लाख लोग इसमें हुए थे, जो कि अराउंड 38% था। नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइड इन टीयर 1 1,49,000, मतलब ऑलमोस्ट 1.5 लाख बच्चे क्वालिफाई हुए थे टीयर 1 के लिए, जो 10% था। और वैकेंसीज 2016 की टोटल 10,000 थी। और टीयर 1 का जो कट ऑफ था अनरिजर्व्ड के लिए वो 137 गया था आउट ऑफ 200। 2017 में ये थोड़ा सा चेंज हुआ था। फिर आप देख लीजिए 30 लाख लोगों ने अप्लाई किया था। टीयर 1 में 1,89,000 लोग सिलेक्ट हुए थे, और वैकेंसीज हालांकि उस साल कम थी, 8,125। 2018 का जो नोटिफिकेशन था
उसमें केवल 25,97,000 लोगों ने अप्लाई किया था। 8,37,000 केवल अपीयर हुए थे। 1,50,000 लोग सिलेक्ट किए गए थे और अभी तक इसकी वैकेंसीज कितनी 2018 की थी ये नोटिफाई नहीं किया गया है, ये बाद में ही पता चलता है। और कट ऑफ प्री का जो गया था वो अराउंड 137 गया था। अब हम बात कर लें 2017 की ओवरऑल टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, तो आप यहाँ पे डिटेल देख सकते हैं। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और JSO को छोड़कर बाकी जो CPT और DEST का जो कट ऑफ आप यहाँ पे है अनरिजर्व OBC, ST और ST का, वो यहाँ पे आप एनालाइज कर सकते हैं कि किसके लिए कितना कितना कट ऑफ गया था। तो आप वीडियो को रोक कर अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, इसमें सारे पेपर्स इंक्लूडिंग हैं। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट पे अब हम आ जाते हैं सैलरी के बारे में और इंटरव्यू के बारे में। तो मैं आपको इंटरव्यू के बारे में और क्लैरिटी दे दूं कि इसमें इंटरव्यू नहीं होता है। 2016 से इंटरव्यू इसका हटा दिया गया था, उसी के बाद टीयर 3 और टीयर 4 का सिस्टम यहाँ पे आया था। तो इंटरव्यू इसमें किसी भी पोस्ट के लिए नहीं होता है। लास्ट हम बात करें अब सैलरी के बारे में, तो देखिए मैं ग्रेड पे के अकॉर्डिंग, क्योंकि सैलरी बहुत सारे फैक्टर्स पर वेरी करती है, वो DA हो सकता है और सिटी हो सकती है, तो मैं अप्रॉक्स आपको बता रहा हूं कि यदि 4800 ग्रेड पे वाली वैकेंसी है, पोस्ट है, तो उनकी सैलरी अराउंड 60 से 65,000 के आसपास होती है। 4600 ग्रेड पे वालों के लिए अराउंड 58,000 सैलरी होती है। 4200 ग्रेड पे यदि है तो उसके लिए अराउंड 40,000 सैलरी होती है। 2800 ग्रेड पे है तो अराउंड 30 से 35,000 सैलरी होती है। और 24,000 का ग्रेड पे है सो अराउंड 25 से 30,000 के आसपास की सैलरी बनती है। बाकी ये सारी चीजें डिपेंड करती है बाकी उस समय की पे कमीशन पर और महंगाई भत्ते पर। सो ये एक एवरेज मैंने आपको बताया जिस पर सारी वैकेंसीज डिपेंड करती है। सो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि अब आपको SSC CGL के बारे में सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। स्टिल यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट्स क्लियर जरूर कर दूंगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी जरूर बताइए। आपने यदि अभी तक मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसे ज्वाइन कीजिए, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।